Hello students. Today we are going to learn the another aspect of and concept of nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance only deals with the spin of the nucleus. We have already studied that the nucleus, if having the value of I in the multiple of half and 1 by 2, then we can say that nucleus will show a spin. Spin has different characteristics because any charge spin when rotates and revolves, it produces magnetic field, and it can rotate in a clockwise direction and even in anti-clockwise direction. But the thing, when the external magnetic field is applied in these kind of spins, exactly the rotation and the alignment of the spin get managed. Even before the magnetic applied magnetic field, the rotation are in a random motion, but after application of the magnetic field, the rotation are aligned. This is the initial primary concept of nuclear magnetic resonance. Now we are going to understand few more concepts regarding the NMR of any nuclei, especially the spin state. Now we are going to understand the spin state and B naught. B naught is basically termed as the external magnetic field applied to the spin state and spin of different nuclei, especially if we are talking about for the H1 NMR and PMR. तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी स्पिन स्टेट एनर्जी क्या होगी और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि दी ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक न्यूक्लियस कैन टेक अगेंस्ट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक आर नॉट ऑफ इक्वल एनर्जी. Spin state which are oriented parallel to the external field are lower in energy than in absence of an external field. अभी थोड़ी बार में देर में हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि मैग्नेटिक न्यूक्लियस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो न्यू मैग्नेटिक पावर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक पावर, उसके साथ अगर एनर्जी में इक्वल नहीं होता है तो क्या चेंजेस आते हैं। तो ओरिएंटेशन के बेसिस में हम उसको समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियस कैन टेक अगेंस्ट, वो उसके अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको कुछ उसकी ओरिएंटेशन में बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं. स्पिन स्टेट विच आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड आर लोअर इन एनर्जी देन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड. ये हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो पैरेलल जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस का जो एनर्जी होगी वो कम होगी. If orientation of basically the parallel orientation or spin orientation of the nuclei, if they are in parallel to the external magnetic field, they are having the lower energy, उनकी ऊर्जा एनर्जी कम होगी in the absence of an external field. तो जो absence के parallelly हमने ये बात हमने रखी कि spin states which are oriented parallel to the external field are lower in energy and then in the absence of external field. In contrast, the spin state whose orientation more nearly oppose the external field are higher in energy than in the absence of an external field. कुछ ऐसे स्पिन्स होंगे जिनका ओरिएंटेशन, जिनका स्पिन अपोज करेगा एक्सटर्नल फील्ड के लिए, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हायर होगी. इसका मतलब जिनकी एनर्जी, जिनका ओरिएंटेशन पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड है वो लोअर एनर्जी के होंगे, जिनका अपोजिट है वो होंगे हायर एनर्जी के. इन दी देन इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस की प्रेजेंस के मुकाबले में. The difference in energy between the two spin states is dependent on the external magnetic field strength and
इज ऑलवेज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं कि दो प्रकार की स्पिन अगर न्यूक्लियस करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर कैसा प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हम उसको बात कर रहे हैं कि जो उनकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी डिफरेंस रहता है, और वो जो दो स्पिन है स्टेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जाता है, एनर्जी भी बढ़ते जाती है। वो हम इस प्रकार से देख रहे हैं। जो दो प्रकार की स्पिन थी, एक हमने कहा था जो पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, वो एनर्जी कम थी जिस केस में, और उस केस में हमने कहा कि वो ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होगी। और जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ते हुए देख रहे हैं तो ओरिएंटेशन उसकी बदल जाती है, और ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली ओरिएंटेशन और स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। The two spin states have the same energy when the external field is zero. तो एक्सटर्नल फील्ड का इतना महत्व है कि तो जो जैसे एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो जाएगा तो जो दो स्पिन की स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, बट डाइवर्स एज द फील्ड इंक्रीजेज। जैसे जैसे उनमें फील्ड बढ़ेगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब बी नॉट की वैल्यू कम थी, उस बी नॉट की वैल्यू कम पर इन दोनों की स्पीड, जो स्पिन था, उनकी एनर्जी कम थी। जैसे जैसे बी नॉट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पिन का एनर्जी गैप है वो बढ़ते जा रहा है। और यानी लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट की जो दो स्पिन्स हैं उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस हम जानते हैं कि क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू गामा एच बी नॉट अपॉन 2 पाई। तो ये हम उसके दोनों की एनर्जी के बीच का गैप होगा। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब ये जो गैप है तो स्पिन, जो स्टेट है दो न्यूक्लियस की, उनका ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा, होता है तो कैसे होता है। हम जानते हैं कि दोनों की एनर्जी का जो सेपरेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वहां पे उनकी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो ट्रांजिशन का मतलब है कि लोअर एनर्जी स्टेट से जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। तो वो क्या कर सकता है कि वेरियस स्पिन स्टेट्स में ट्रांजिशन कर सकता है, वो इंड्यूस हो सकता है। कब? मेन कंडीशन ये है कि जब हम उसको, उस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर हम यूज करते हैं इंफ्रा, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से देर इज अ चांस दैट द न्यूक्लियस एट द लोअर एनर्जी स्टेट कैन गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट, बिकॉज आफ्टर द इरेडिएशन ऑफ बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द न्यूक्लियस कैन change its orientation as well as the energy state। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वह कोशिश करता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए, एंड कैन बी इंड्यूस टू द जंप टू द हायर एनर्जी ओरिएंटेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनएमआर मेथड। सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है एनएमआर का कि जो वो ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी ओरिएंटेशन से हायर एनर्जी ओरिएंटेशन में, तो वही ट्रांजिशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक कंसेप्ट बताता है। और उसको हम देखते हैं कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है तो वो अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, अब ये लार्मर फ्रीक्वेंसी हमने पहले लेक्चर में पढ़ी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती हैं, और बेसिकली क्या कैसे, जब हम उस न्यूक्लियस के अलोंग द राइट एंगल पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं, RF एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं राइट एंगल पर, अगर वो उस न्यूक्लियस की लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, स्पेशली हम अलोंग दी एक्स एक्सिस हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फील्ड, जो हमने अप्लाई तो किया ही किया है, लेकिन हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके राइट एंगल पे हम इसको अगर करेंगे, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है कि तो न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। जो न्यूक्लियस है वो जो रोटेशन कर रहा है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड विल गेट ट्रांजिट टू द हायर एनर्जी स्टेट बाय फ्लिपिंग द न्यूक्लियस रोटेशन। तो ये जो न्यूक्लियस का रोटेशन ये क्लॉकवाइज था, वो हायर एनर्जी स्टेट में जाके फ्लिप होके उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, तो फ्लिपिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फ्लिपिंग रोटेशन
जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब उसको मिलता है। तो इस प्रकार से एक्साइटेशन एनर्जी को हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी इफ एनर्जी बेसिकली द रेडियो फ्रीक्वेंसी which matches the Lama frequency is introduced to in the right angle to the external field, जो external field है उसके right angle पे हम इसको सप्लाई करते हैं स्पेशली टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। The molecule, especially the nucleus, will absorb the energy and will transit to the higher energy orientation with by flipping its rotation, and especially if it is having the plus half, definitely it will transit towards the minus half. तो ये थोड़ा समझने की बातें हैं जो प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी के फ्लिपिंग की कंसेप्ट है, यही बेसिक कंसेप्ट बताता है एनएमआर का। यानी न्यूक्लियस में इरेडिएशन किया गया रेडियो फ्रिक्वेंसी की इरेडिएशन के बाद अगर हमने देखा कि वो लार्वा फ्रिक्वेंसी के से साथ मैच करता है तो जाके वो हायर एनर्जी स्टेट ओरिएंटेशन में जाएगा और वहां पे जाने के बाद फिर वो उसकी फ्लिपिंग स्पिन का फ्लिपिंग हो जाएगी। तो ये स्पिन स्टेट जो पॉपुलेशन है आफ्टर इन्वर्जन वो क्या होता है, क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन और प्रोटॉन एटम की। जब प्लेस किया जाता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक कर रहे हैं, डायनेमिक नहीं बना रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो विल ऑलवेज हैव स्लाइट एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी अल्फा स्टेट। जब हमने स्टैटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस को रखा, स्पेशली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस की यानी प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, तब जाके क्या होगा वो हमेशा अधिकतर केसेस में लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है। लेकिन जब हमने न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इरेडिएट किया, कहने का मतलब हमने इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करवाया, स्पेशली वो करेक्ट एनर्जी जो कि करेक्ट एनर्जी लामा फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है, तो न्यूक्लियस विथ अ लो एनर्जी अल्फा जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं कैन इंड्यूस टू जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी ओरिएंटेशन जिसको हम बीटा ओरिएंटेशन यहाँ पे नाम देते हैं। यानी लोअर एनर्जी स्टेट से वो जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी बीटा स्टेट में गया, जब इसको इरेडिएट किया गया तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डिफरेंस आया। कैसा है वो हम देखते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनएमआर मेथड। यहाँ पे हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड में दो स्टेट्स है ओरिएंटेशन की, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। डेफिनेटली द आरएफ एनर्जी जो हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जब मैच करती है फ्रीक्वेंसी लामा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी स्टेट से ट्रांजिट होके हायर एनर्जी स्टेट ओरिएंटेशन में चला जाता है, तो पॉपुलेशन का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हम देखें स्पिन स्टेट पॉपुलेशन जो है उसका इन्वर्जन हो गया। पहले 3-4 न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट में थे। आफ्टर अप्लाइंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी, आफ्टर इरेडिएटिंग the radio frequency electromagnetic radiation to the nucleus, the nucleus get excited into the higher energy state by flipping its rotation। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो हमने देखा पॉपुलेशन का डिफरेंस हो गया। अब हम आप बात करते हैं जो इरेडिएटिंग फ्रीक्वेंसी और फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या क्या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रोल प्ले करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं जरूरी है एनएमआर के लिए। बिना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ये एनएमआर में स्पिन का रोटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पिन बहुत छोटी क्वांटिटी का टीनी बार मैग्नेट है, बहुत छोटी क्वांटिटी का, तो उसको ओरिएंट करने के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए फ्लक्स और इन जो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए टेस्ला इसका यूनिट है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ टेस्ला एट ग्राउंड लेवल। ये हम इसके प्रैक्टिकली प्रूवन डेटा है। तो एनएमआर के लिए दिस स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इज यूजुअली गिवन एज अ फ्रीक्वेंसी इन यूनिट ऑफ मेगाहर्ट्ज रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 900 मेगाहर्ट्ज। हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस तरह मेगाहर्ट्ज तक की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फ्रीक्वेंसी यूनिट जो है मेगाहर्ट्ज में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आईआर सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या इरेडिएट किया जाएगी। Irradiation of a sample with a radio frequency energy corresponding exactly to the spin state orientation of a specific set of nuclei will cause excitation of those nuclei in the plus half state and the higher minus half state। ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। प्लस हाफ और माइनस हाफ की स्पिन की एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, H=H नहीं होता है। स्पिन डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने बात की डेल्टा ई वैल्यू मिलेगी हमें। जब जब
ई की वैल्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू डेल्टा ई की इक्वल होगी, तब जाके स्पिन फ्लिप करेगा। और दोनों की इक्वल वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी न्यू, दैट इज गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये होगी लावा फ्रीक्वेंसी। और ये डिफरेंस है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्लास पर, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन पे। इन दोनों के बीच की जो मैग्नेटिक हर्ट्ज है, वो एब्जॉर्प्शन हमें मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा 60 मेगा हर्ट्ज का एब्जॉर्प्शन था रेडियो फ्रीक्वेंसी का। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते रहा, रेडियो फ्रीक्वेंसी की भी एब्जॉर्प्शन बढ़ती रही, एनर्जी डिफरेंस बढ़ते रहा। अल्फा ओरिएंटेशन से न्यूक्लियस बीटा ओरिएंटेशन पे चला गया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। नाउ हम अगर एनएमआर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं, हम ये जानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर देता है। कितने ओरिएंटेशन में? 2 ओरिएंटेशन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में उसको अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे, बाय स्वीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्वीप करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्पिन स्टेट विल अकर and has the same energy as the radio frequency, the applied radio frequency, and plot of frequency versus energy absorption can be generated। यानी जो एनएमआर में है, एक एनर्जी में प्लॉट मिलेगा हमें किस किस के बीच में, प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वर्सेस एब्जॉर्प्शन, और मैग्नेटिक फील्ड और एब्जॉर्ब एनर्जी के बीच में ग्राफ हमारे पास आए, क्योंकि एनर्जी का स्पिन अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे एक पीक यानी रिजोनेंस हमें मिलती है, और वो रिजोनेंस और पीक ही हमें स्पेक्ट्रा के बारे में बताती है कि कितना एब्जॉर्ब किया मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी को उस न्यूक्लियस ने। तो एक स्पेक्ट्रा मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा। यानी इस एक्सपेरिमेंटली वी विल गेट अ स्पेक्ट्रा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रा वी कैन easily identify the molecules nucleus and what kind of peak is there, how much peak is there, only because of the radiation, radio frequency radiation absorption there is a plot, और उसके बेसिस पे हम इसका इलुसिडेशन कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का, नॉन मॉलिक्यूल का, और किसी का भी स्ट्रक्चर और उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें दी केमिकल शिफ्ट। भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ बातें होंगी जब न्यूक्लियस को हम इस एक्सपेरिमेंटल यूनिट में रखेंगे, तो वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड के साथ एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी केमिकल का शिफ्ट कितना आता है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि सिंस प्रोटॉन हैव द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, H1 की बात कर रहे हैं, तो वी माइट एक्सपेक्ट ऑल हाइड्रोजन एटम टू गिव रिजोनेटिंग resonance signal at the same field frequency values। फॉर्चुनेटली फॉर केमिस्ट्री एप्लीकेशन दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि कंडीशंस, हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है, हाइड्रोजन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो कुछ हमारे पास प्रोटॉन सिग्नल्स हैं जो बताएंगे कि सेम मैग्नेटिक फील्ड रेंज पर किस प्रकार से पीक दिखाई जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन आइसोलेट प्रोटॉन्स इन दी spectrophoto, but from independent measurement and calculation it has been determined that a naked proton would resonate at lower field strength than the nuclei of covalent bonded hydrogen atoms। तो ये उसके एक कंसेप्ट है कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने पर क्या शो करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा। तो अगर जो प्रोटॉन का बिहेवियर एक रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस होगा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। कहने का मतलब है कि द रेंज ऑफ फील्ड वर्सेस फ्रीक्वेंसी वैल्यूज फॉर ऑल द हाइड्रोजन एटम इन अ केमिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। केमिकल एनवायरनमेंट में रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में फील्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो हाइड्रोजन एटम्स की होंगी, वो होंगी उसकी शिफ्टिंग, मतलब उस रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना शिफ्ट होके पीक दिखा रहा है, वो उसकी केमिकल शिफ्ट होंगी। द रेंज ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज और बैंडविड्थ फॉर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज 600 टू 1000 हर्ट्ज, जो कि कम रेंज है। इसके बीच में हम देख सकते हैं कि वह केमिकल शिफ्ट दिखाएगा। तो केमिकल शिफ्ट बेसिकली ऐसा शिफ्ट है जब मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका न्यूक्लियस सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है,
और रेजोनेंस दिखाता है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद पीक्स दिखाता है। अगर वो सर्टेन पीक्स का जो प्लेस है, स्पेस है, उस स्पेस का जो डिफरेंस अगर हम देखते हैं उसका रेफरेंस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो जो शिफ्टिंग होती है वो उसकी केमिकल शिफ्ट कहलाती है। तो इसी केमिकल शिफ्ट के कंसेप्ट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पर, और इसी लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि एनएमआर में और भी कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक कंसेप्ट की केमिकल शिफ्ट होगी, और केमिकल शिफ्ट को हम डेल्टा से समझाते हैं, और केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे किसी भी कंपाउंड के स्पेशली स्ट्रक्चर को समझने के लिए, किसी भी न्यूक्लियस के बारे में समझने के लिए केमिकल शिफ्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी के बाद एनएमआर में हमारा सबसे पहले रहता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा को समझ पाना, और एनएमआर स्पेक्ट्रा अलग अलग हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के अलग अलग ही मिलेगा। देखिए एच आई का इतनी वैल्यू यहाँ पे है डिफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पे H2SO4 पर हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्टिंग अलग अलग है। तो इसी लेक्चर के साथ, ये इसी टॉपिक के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एनएमआर में और भी लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि अभी तक एनएमआर पूरा हुआ नहीं है। तो इन कंसेप्ट को बेसिस में ध्यान रखते हुए हम लोग यही कहेंगे कि आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इजीली इस बेसिस पे बन सकते हैं, और बहुत डिस्क्राइब करके हमने कोशिश किया है कि लिखा भी जाए, जिससे कि नोट्स बनाने में सहूलियत हो, आसानी हो। इस वीडियो देखने के लिए, इसे देखने के लिए थैंक यू, और इस अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।